Hello everyone, my name is Siddhi and today we will be starting with our next chapter in NCERT. Okay, so before starting the next chapter, I would like to correct myself. हमने पिछले लेक्चर में देखा था फंडामेंटल राइट्स राइट, तो उसमें वी सॉ सम वी सॉ द इम्पोर्टेंस एंड एवरीथिंग, बट विद दैट वी सॉ कि part 3 of the constitution has this fundamental rights. There I certainly mentioned कि part 3 from article 12 to 32 fundamental rights होते हैं, whereas students have actively commented in the video, in the YouTube video, that it is from 12 to 35. Yes, it is from 12 to 35. Thank you for correcting this. हो जाती है गलती कभी कभी. So yes, it is from 12 to 35. 32 मतलब 14 से लेके 32 तक the rights are mentioned, and then 12, 13, 33, 34, 35, all of these are the peripheral things that are needed. मतलब कि कब when there is an situation, martial law वगैरह ये सब कुछ जब रहेगा तब कैसे चीज़ें बदल सकती है regarding fundamental rights. So it is related to fundamental rights, but the rights are not specifically mentioned in those. Mentioned 12, 14 to 32 में है, बाकी सब कुछ related to fundamental rights ही होता है. Okay, so yes, so apart from that, yes, let's begin with the next session of ours. I'll again tell you that make sure that you revise the lecture that we had done before, ताकि रिविजन होता रहे. हमेशा ये आदत लगाना कि कोई भी नई चीज़ उसी सब्जेक्ट में सीखने से पहले you'll revise whatever has been taught you before or what you have learnt before. Okay, so yes, so this today we will see the chapter 3 of Indian Constitution at work, which is nothing but elections and representation. Okay, so this elections and representation, with this we'll also see how the elections take place in India, what are the types, what are the kinds of election, the representation in India, and yes, the peripheral topics, everything, सब कुछ देखेंगे उसके बारे में. बट लेट्स फर्स्ट सी कि ये इलेक्शंस होते क्यों है, ठीक है, किससे रिलेटेड होते हैं ऑल ऑफ दीज इलेक्शंस एंड एवरीथिंग, दैट विल सी फर्स्ट. सो अगेन विल कम टू द बेसिक एग्जाम्पल दैट इज गिवन इन द NCERT इटसेल्फ. NCERT में आप बहुत सारे कार्टून्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ोगे, देखोगे ऐसे, तो उसी तरह वी विल ऑल्सो सी सम ऑफ द एग्जाम्पल्स लाइक दिस. सो NCERT में एग्जाम्पल दिया हुआ है, दैट ओनली आई विल एलिबोरेट, बट थोड़ा सा अलग. सो जैसे कि एक गेम होता है, ठीक है, कोई भी आप गेम ले लो, कोई भी आप स्पोर्ट ले लो, ठीक है. तो इन दिस गेम देर आर पीपल प्लेइंग. फॉर एग्जाम्पल वेरी कॉमन गेम, वेरी फेमस गेम, दैट इज क्रिकेट स्पोर्ट. कंसिडर दैट कि वी हैव सेट अ बाउंड्री, ठीक है, एक बाउंड्री रहता है कि अगर उससे क्रॉस हो जाए तो वी कंसिडर इट एज 4 रन कंसिडर कर जाता है. उसके ऊपर गया तो फिर वी कंसिडर इट एज 6, राइट. हर एक मतलब हर एक ओवर में 6 बॉल्स होते हैं, ठीक है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर कंसिडर. एक बार आउट होने के बाद यू हैव टू चेंज एंड यू हैव टू गिव द बैट्समैनशिप टू अनदर पर्सन, राइट. दीज आर द रूल्स. एक टीम में कितने सारे मेंबर्स होते हैं. सो what if India's team when it is playing against Pakistan for example, okay, हम बहुत ही लिबरल हो जाते हैं तभी, तो what if it says नहीं, मैंने चौका मारा है पर उसको 6 रन ही कंसिडर करने हैं इस बार, जस्ट बिकॉज मे बी कि गेम जो है, क्रिकेट जो है वो हमारे कंट्री में हो रहा है, इसलिए वी आर चेंजिंग द रूल्स एंड नो वन कैन से एनीथिंग, राइट. सो ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती, राइट. द अंपायर कैनॉट बी फ्रॉम आर साइड होल एंड सोल, ही हैज़ टू बी फेयर. दोनों कंट्रीज़ के हिसाब से होना चाहिए. द रूल्स हैज़ टू बी फॉलोड बाई ईच ऑफ द कंट्री, नॉट ओनली वन कंट्री एंड द अदर कंट्री कैनॉट प्ले विद इट. दोनों कंट्रीज़ ने अपने आप जो रूल्स है, गेम के रूल्स है, वो फॉलो करने चाहिए, तभी ये जो गेम होगा वो फेयर होगा. तभी पीपल लोग जो है उसको फेयरली देख सकते हैं, एन्जॉय कर सकते हैं. दूसरे जो कंट्रीज़ है वो पार्टिसिपेट करेंगे इस गेम में जस्ट बिकॉज इट इज़ फेयर इनफ. इट इज़ नॉट फिक्स्ड, इट इज़ नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ विच कंट्री इट इज़ प्लेइंग इन, या फिर कौन सा प्लेयर है इसलिए चेंज हो रहा है. नहीं, सबको, चाहे वो फिर धोनी हो या फिर कोहली हो या फिर कोई और हो, the rules are same for each and every person, right. This is what elections are for, ठीक है. जो भी कुछ हो रहा है सबके लिए रूल्स फेयर होने चाहिए.
और इससे ही हमारी गवर्नमेंट बनेगी, है ना। सो ये जो बेसिक डिसीजंस होते हैं, ये रूल्स होते हैं, ये कहाँ पे होते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं. सो दिस कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स यू द बेसिक रूल्स ऑफ एवरीथिंग, एंड दिस बेसिक रूल्स में ही हमने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इलेक्शंस डाल दिया गया. अभी क्यों डाला है इन इलेक्शंस, लाइक व्हाट वाज द कंपल्शन कि इलेक्शंस को कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया. क्यों नहीं बोला कि ठीक है वो बाद में देख लो, अभी तो हमने गवर्नमेंट बना ली है, अभी हमें पता है प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, ये सब कुछ कौन है, बाद में देख लेंगे. नो, दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. वाई वॉज इट सच ए इंपॉर्टेंट थिंग? लेट्स सी. दिस इज द थर्ड चैप्टर. व्हाट इज डेमोक्रेसी? अभी आप बोलोगे डेमोक्रेसी और इलेक्शंस, इसका क्या संबंध है? दोज हु हैव रेड मोर, येस ऑफ कोर्स यू कैन लिंक इट आउट, बट जिसको नहीं पता, ठीक है, बहुत ही सिंपल टर्म में अभी डेमोक्रेसी पढ़ेंगे हम कि क्या होता है डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी इज समथिंग कि हम जिस एरिया में या फिर हम जिस कंट्री में रह रहे हैं उसको जो रूल कर रहा है, ठीक है, जो गवर्न कर रहा है, जो लॉज बना रहा है, वो हमारा इंसान हो. हमारा इंसान मतलब मेरे घर का नहीं, बट मेरे चॉइस का हो. एटलीस्ट मेरे चॉइस का मतलब मुझे ये पसंद है इसलिए वो वहाँ पे जाके रूल करेगा, ऐसी बात नहीं. बट चॉइस मतलब आई शुड रिप्रेजेंट, माई कम्युनिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड देयर. ओके, सो मुझे हक होना चाहिए कि मुझे पता होना चाहिए कि वहाँ पे कौन रूल करने वाला है. आई शुड बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग दैट. प्लस उसे भी पता होना चाहिए कि वो किससे रूल कर रहा है, ठीक है. सो द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है, इट इज़ बाय द पीपल, इट हैज़ बीन फॉर्म बाय द पीपल वाया इलेक्शंस. ठीक है, कैसी फॉर्म होगी? इट विल बी फॉर्म ऑफ कोर्स वाया इलेक्शंस ओनली. नहीं तो कैसे फॉर्म होगी ना, हम चिट्ठियाँ डाल के तो नहीं गवर्नमेंट बना सकते. सो द बेसिक रूल ऑफ बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री इज फॉर्मिंग द गवर्नमेंट बाय इलेक्शंस. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसलिए इलेक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं. इसलिए इलेक्शंस है तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है तो इलेक्शंस है. इट इज़ अ लूप, इट इज़ इंटरडिपेंडेंट ऑन वन अनदर. ठीक है, दैट इज़ वाई इलेक्शंस. अब ये इलेक्शंस जो होते हैं हमारे यहाँ पे, दोज आर इनडायरेक्ट इलेक्शंस एंड डायरेक्ट इलेक्शंस. Direct elections and indirect elections. Okay, so what happens is that we as people vote our representatives. ठीक है, तो हमारे जो हमने जिनको वोट किया है, बदले में they go and form the government and then they vote the head, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, राइट. प्लस ये तो लोकसभा का हो गया. राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, मतलब हमने जो स्टेट में लेजिस्लेचर्स फॉर्म किए हैं, जो विधानसभा, विधान परिषद, ये लोग होते हैं, मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए होते हैं. ओके, दे गो एंड इलेक्ट अ पर्सन टू सिट इन द राज्यसभा. तो ये होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन. हम डायरेक्टली जाके उनको इलेक्ट नहीं करते, हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव्स उनको इलेक्ट करते, क्योंकि हमने उन पर भरोसा डाला रहता है. ठीक है, बाय इलेक्टिंग देम. सो डायरेक्ट इलेक्शंस भी होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस भी होते हैं. ओके, सो इन दिस इनडायरेक्ट इलेक्शंस देयर आर नंबर ऑफ इलेक्शंस दैट टेक प्लेस. इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, जैसे लोकसभा, जैसे जो ग्राम पंचायत के इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, ये डायरेक्ट होते हैं इलेक्शंस. इनडायरेक्ट जैसे राज्यसभा के इलेक्शंस इनडायरेक्ट होते हैं. ओके, बट हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमें पता है कि हमने ही इनको चुना है. दे विल टेक द डिसीजन. जैसे कि एक बार गवर्नमेंट बना दी तो जो वो लॉज बनाते हैं, ठीक है, वी हैव भरोसा रहता है हमें कि यस, कि वो जो लॉ बनाएंगे वो ढंग से बनाएंगे. मैनिफेस्टो रहता है, वो बताते हैं इलेक्शंस में, जब इलेक्शंस होते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, हम सेंटर में जाके ये बोलेंगे. उस भरोसे पे हम उनको वोट करते हैं एंड मेक श्योर ऑल्सो कि वो उतना उनका प्रॉमिस जो है वो फुलफिल करें. नहीं करते तो फिर नेक्स्ट इलेक्शन में गिर जाते हैं, राइट. दिस इज़ द साइकिल दैट कंटिन्यूज, दिस इज़ एवरी टाइम दैट हैपन्स. इसीलिए इलेक्शंस जो होते हैं इंडिया में, दोज आर रिलेटेड टू डेमोक्रेसी. हम ही रूल करते हैं, हम ही बताते हैं किसने रूल करना चाहिए, किसने नहीं करना चाहिए. एंड अगर इफ़ वी डू नॉट लाइक दैट पर्सन, कि वो आफ्टर ही हैज़ बीन इलेक्टेड, अगर वो नहीं करता है कुछ काम, तो ऑब्वियसली बात है इलेक्शंस के बाद वापस जब इलेक्शंस होते हैं तो वो वापस चुन के नहीं आता है. ठीक है, तो दिस इज़ वॉट हाउ दिस इलेक्शन इज़ रिलेटेड टू डेमोक्रेसी.
Okay, so when we talk about elections, we have a lot of questions in our head कि इलेक्शंस है मतलब कोई ना कोई तो वोट करेगा, किसी ना किसी को तो वोट करेगा, तो कौन कौन है, हु इज़ एलिजिबल टू वोट? मैं हूँ, आप है, बच्चा होता है या नहीं होता है, बूढ़ा होता है या नहीं होता है. ओके, सो हु इज़ एलिजिबल टू वोट, हु इज़ एलिजिबल टू कंटेस्ट, कंटेस्ट मतलब कौन इलेक्शन के लिए खड़ा रह सकता है, हु इज़ टू सुपरवाइज द इलेक्शंस. इतना बड़ा चीज़ है ये, मतलब डेमोक्रेसी को रिलेटेड टू फॉर द फॉर्मिंग ऑफ द गवर्नमेंट इट इज़ रिलेटेड. सो इतनी बड़ी चीज़ को सुपरवाइज कौन करेगा? क्या पुलिस करेंगे या फिर देर आर अदर पब्लिक अथॉरिटीज़ दैट विल सुपरवाइज? और उन पर भरोसा भी तो होना चाहिए, वो पार्शल नहीं होने चाहिए, राइट, कि एक पार्टी को सपोर्ट करे तो चलो उनकी तरह उनके लिए कुछ अलग कंसेशंस, कुछ प्रिविलेजेस दे दिया. नहीं, वी वांट समवन इंडिपेंडेंट टू सुपरवाइज इट, राइट. हाउ डू द वोटर्स चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, व्हाट इज़ द मेथड, कैसे चूज़ कर लेते हैं, ठीक है. देन हाउ आर द वोट्स टू बी काउंटेड एंड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड, कौन काउंट करता है, कैसे काउंट करता है, फिर कैसे इलेक्शन होता है, ठीक है. ये सारे क्वेश्चंस आने चाहिए दिमाग में, ठीक है. एंड इफ दिस क्वेश्चंस डोंट कम, वी हैव द आंसर्स टू ऑल ऑफ दिस क्वेश्चंस, ताकि आपको और अच्छे से समझे कि कैसे होता है ये सब कुछ. ओके, सो यस, लेट्स स्टार्ट with the election system in India. What is election system in India? How what are the types of elections that takes place in India? What are the rules? कौन करवाता है, कौन कर सकता है, ठीक है, ये सब कुछ देखेंगे. So firstly, the basic thing that we will see is the types of the relation of the election. Okay, so first past the post. फर्स्ट पास द पोस्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म में FPTP भी बोलते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट. अब ये समझेगा नहीं इसे तुरंत देखने पर कि हाँ आगे फर्स्ट पता, विल एक्सप्लेन व्हाट इज़ फर्स्ट पास द पोस्ट. ओके, इसमें बस इतना ख्याल रखना है कि जो मेजॉरिटी होता है, ओके आई विल एक्सप्लेन यू इनडायरेक्टली. समझो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब क्या, एक एरिया है, डिमार्केटेड एरिया है. जैसे कि राजस्थान में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ है, महाराष्ट्र में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पुणे, मुंबई, नासिक, ओके, उनमें भी छोटे छोटे डिविजन्स किए रहते हैं, ठीक है. तो इन दोज कॉन्स्टिट्यूएंसी, अभी ये जो FPTP है ये होता है इन आर लोकसभा इलेक्शंस. ओके, तो लोकसभा में सीट्स कितने हैं, इज इट फिक्स्ड? यस इट इज. सो इंडिया में 543 सीट्स हैं हमारे पास अभी. ओके, 543 सीट्स आर देयर इन आर कॉन्स्टिट्यूएंसी. सो 543 सीट्स में सारे इंडिया भर से लोग इलेक्ट होते हैं एंड देन दे रिप्रेजेंट इन आर लोकसभा, ठीक है. लोकसभा इज वेयर इन द सेंटर में होता है, दिल्ली में होता है, ठीक है. और विधानसभा, विधान परिषद, ये स्टेट में होता है, ठीक है, ये देखेंगे हम. बट अभी के लिए समझ लो कि लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है. तो लोकसभा में 543 सीट्स होते हैं. ये 543 सीट्स ऑल ओवर इंडिया से होता है, ठीक है. मतलब यूपी से, बिहार से, केरला से, तमिलनाडु से, चेन्नई से भी, बट तमिलनाडु एज अ होल, महाराष्ट्र, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, ऑल ऑफ दीज स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, एवरी स्टेट से यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिलता है उनको, ठीक है. ये 543 सीट्स में. तो इन 543 सीट्स पे जिनको हम इलेक्ट करके लोकसभा के मेंबर्स बनाते हैं, फिर वो जाके हमें प्राइम मिनिस्टर देते हैं, ठीक है. द बिगेस्ट पार्टी इलेक्ट्स इट्स लीडर विच इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है. दिस इज़ हाउ द प्रोसीजर स्टार्ट्स. अब ये 543 वोट्स है, तो विल टेक अ वेरी इजी एग्जाम्पल. समझो कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पे 100 लोग रहते हैं, ठीक है. 100 पीपल आर स्टेइंग देयर, और ये 100 लोग, समझो 150 लोग रह रहे, उसमें से 100 पीपल आर गोइंग टू वोट. 100 लोग वोट करने वाले हैं, ठीक है. अभी ये लोग वोट किसको करेंगे, राम, श्याम और लक्ष्मण, ठीक है. ये 3 इंडिविजुअल्स है. ABC लिखेंगे, नहीं तो वापस वाई इज देयर नो विमेन
women contesting, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स कंसिडर A, B, C, ओके। तो अभी जो A, B, C है, ये 3 है लोग जो इलेक्शंस के लिए खड़े हैं, हु आर कंटेस्टिंग फॉर द इलेक्शन, हु वांट कि मैं जीत जाऊँ एंड देन लोकसभा में एज आई शुड गेट अ सीट, ओके। नाउ आई बीइंग एन इंडिविजुअल फ्रॉम दिस 100, मैं इस 100 वोटर लिस्ट में आती हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास ये 3 चॉइसेस है, A को वोट करना है, B को वोट करना है या C को वोट करना है, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज, फॉर एग्जाम्पल माई फेवरेट कैंडिडेट इज B, सो आई विल वोट फॉर B, ठीक है। ऐसे ही सब लोग एक को वोट करेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल इसको आ जाते हैं 37 वोट्स, ठीक है। इसे आ जाते हैं 36 वोट्स, A को आए 37, B को आए 36 एंड रह गए कितने 43, 63, 27, करेक्ट, 27 वोट्स, यस। तो अभी B को 36 है, A को 37 है, C को 27 है वोट्स, राइट। सो अगर इनमें देखा जाए, ठीक है, तो C को सबसे कम वोट्स मिले हैं, ठीक है, और A B में एकदम बराबरी का मुकाबला था, ठीक है। बट इसमें से जीता कौन, इसमें से जीता है A। जीता क्या है, मेजॉरिटी, दोनों में मेजॉरिटी नहीं, ज़्यादा नंबर ऑफ वोट्स किसको मिले हैं, यहाँ पे A को मिले हैं, ठीक है। बट यहाँ पे अगर 36, 37 ऐसे होता तो ऑब्वियस सी बात है कि B जीतता, ठीक है। यहाँ पे अगर और 2 कैंडिडेट्स होते, ठीक है, और सबको समझो यहाँ पे A, B, C, D, E, यहाँ पे 20 वोट्स, यहाँ पे 20 वोट्स, यहाँ पे 25 वोट्स, यहाँ पे 10 वोट्स, ठीक है। कितने हुए 40, 50, 60, 70, 75, 25 वोट्स, ठीक है। अभी यहाँ पे एक साथ हो गए भाई 20 वोट्स, 25 और 26 यहाँ पे, तो यहाँ पे 9 वोट्स आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे 26 वोट्स और यहाँ पे 9 वोट्स, ठीक है। अब ये पूरे 100 लोगों ने इन लोगों को वोट दिया है, ठीक है। मतलब A B को भी अच्छे वोट्स मिले हैं, C को भी अच्छे वोट्स मिले हैं, D को भी अच्छे वोट्स मिले, सबसे कम E को मिले, ठीक है। अब ये 9 लोगों में से, ठीक है, 9 लोग तो नाराज़ हो जाएंगे क्योंकि उनका इलेक्टिव तो हार गया, ठीक है। 26 मतलब 25 से सिर्फ एक ही वोट से ज़्यादा जीता है D। तो यहाँ पे कुछ सोचा नहीं जाता है कि चलो 20 मिले हैं, एटलीस्ट 25 मिले हैं, तो किस थोड़ा सा वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज़, और ये थोड़ा अच्छा बंदा है, ठीक है, ये थोड़ा एक्सपीरियंस्ड है, मैच्योर है। सी जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि A होगा समझो कि 26 ईयर्स का, B होगा 40 ईयर्स का, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोच सकते कि 40 ईयर्स है, इसके पास एक्सपीरियंस है, तो हम इसे देंगे क्योंकि एक ही वोट से तो हारा है। नथिंग लाइक दैट, कुछ नहीं सोचा जाता है, बस देखा जाता है डायरेक्टली कि इसको 37 है, इसको 36 है, ज़्यादा नंबर ऑफ वोट्स किसको मिले हैं, A को मिले हैं, एंड सो A इज़ डिक्लेयर्ड एज द विनर। उसको मिलेगा लोकसभा में सीट, ही विल गो एंड रिप्रेजेंट इन द लोकसभा, ठीक है। मतलब क्या है, यहाँ पे 100 लोगों की मेजॉरिटी नहीं है जो A को वोट दे रहे, सिर्फ 37 पीपल आर गिविंग वोट, मतलब विच इज़ लाइक 1/4 से थोड़ा ज़्यादा, राइट। सिर्फ 37 लोग दे रहे। अगर A को फॉर एग्जाम्पल, अगर A को मिलता 55, A को मिलते 55 वोट्स और B को मिलते 45 वोट्स एंड C को एक भी वोट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 50% से ज़्यादा लोग, 50%, इसका हाफ क्या है 100 का 50% से ज़्यादा लोग A को वोट दे रहे हैं, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स इज गोइंग फॉर A, ठीक है। बट यहाँ पे सिर्फ 37 है, मतलब नॉट इवन द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर विलिंग टू इलेक्ट A, ठीक है। यहाँ पे 100 में से सिर्फ 37 लोग चाहते हैं कि A को इलेक्ट किया जाए, बाकी
इतने लोग हैं, उनको चाहिए कि बी या फिर सी में से कोई ना कोई तो आ जाए, राइट। 63 पीपल वांट कि बी या सी आ जाए, बट ओनली 37 पीपल वांट कि ए आ जाए। तो यहाँ पे भारी क्या है, यहाँ पे 63 इज मोर इम्पॉर्टेंट। नो, 63 पीपल वांट बी और सी, बट ए को सिर्फ 37 पीपल आते हैं, मतलब इसमें मेजोरिटी तो है नहीं, राइट। तो दिस सीम्स लिटिल अनफेयर, बट दिस इज व्हाट द फर्स्ट पास द पोस्ट इज ऑल अबाउट। यहाँ पे जिस इंसान को मेजोरिटी मिलेगा, दूसरे से ज़्यादा वोट्स आएंगे, मेजोरिटी नहीं, दूसरे से ज़्यादा वोट्स आएंगे, उसको इलेक्ट किया जाएगा डायरेक्टली। ओके, सो FPTP, that is first past the post system in India, यहाँ पे winner does not need the majority, it only needs more votes. I'll write it down here. Winner does not need majority. मेजोरिटी है क्या ए के पास? नहीं, मेजोरिटी नहीं, 50% से ज़्यादा वोट्स नहीं है उसके पास। विनर ओनली नीड्स मोर वोट्स फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स। और ये सिर्फ इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही देखा जाएगा, ना कि दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इसको कंपेयर किया जाएगा, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक सीट है रिजर्व, तो वो जाएगा डायरेक्टली लोकसभा में। क्लियर? सो मेजॉरिटी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ज़्यादा वोट्स चाहिए फ्रॉम द अदर कंटेस्टिंग इलेक्शंस। वंस यू गेट द मेजॉरिटी, द मोर नंबर ऑफ वोट्स, आपको तुरंत इलेक्ट किया जाता है, यू आर डिक्लेयर्ड एज द विनर ऑफ द इलेक्शन। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, एंड दिस फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इज यूज्ड इन आर लोकसभा इलेक्शंस ऑफ इंडिया। ओके, दिस इज फिक्स्ड, दिस इज रिटन। सजेशंस आते हैं, हमेशा बोला जाता है कि ये चेंज करना चाहिए, ठीक है, दिस इज़ नॉट फेयर इनफ, बट इट हैज़ बीन चोजन, इट हैज़ बीन गिवन कि ऐसा ही है। वो देखेंगे क्यों, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल व्हाट वांट इज़ नॉट सीन हियर, ज़्यादा वोट्स किसको मिले ये देख के इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अभी दिस इज वन पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज एक होता है proportional representation। ठीक है, अभी proportional represent जो है वो इट इज़ मोर ईजियर टू अंडरस्टैंड, नॉट ईजियर, सो इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट ऐसा समझ लो कि जितने वोट्स आएंगे उस हिसाब से सीट्स मिलेंगे, ठीक है, मतलब सीट्स फिक्स्ड होते हैं, बट ओके, आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू कि कैसे होता है। सो दिस प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में एक देयर इज वन टाइप ऑफ प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विच इज नोन एज द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये जो चीज़ है, जैसे हमने देखा कि FPTP जो है वो लोकसभा में यूज़ होता है, वैसे ये चीज़ राज्यसभा के इलेक्शंस में यूज़ होती है, ठीक है। तो ये कैसे होता है, बेसिकली अभी कंटेस्टिंग जो लोग हैं वो हमें पता है कि इतने सारे लोग हैं जो इलेक्शंस के लिए खड़े हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेंगे हम कि ABCD 4 लोग हैं एक स्टेट से, ठीक है, स्टेट, रिमेंबर स्टेट। नाउ हियर द इलेक्टेड मेंबर्स दैट इज द MLA विल गो एंड इलेक्ट दिस, ठीक है, राज्यसभा का। सो अभी ये ABCD, ठीक है, 4 पीपल आर देयर। सो दीज 4 पीपल, यहाँ पे उनका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, एक लिस्ट दी जाती है हर एक वोटर को एक लिस्ट दी जाती है, और उन्हें बोला रहता है कि आप ये चारों लोगों को वोट करोगे, ठीक है, ऑल द पीपल विल बी वोटेड हियर, बट उनको वोट कैसे दोगे आप प्रेफरेंस दोगे, ठीक। प्रेफरेंस मतलब मुझे चाहिए, मुझे पसंद है सी, ही इज़ अ वेरी गुड कैंडिडेट, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, बहुत अच्छे काम किए पास्ट में, तो आई विल से कि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस सी है, आई वॉन्ट दैट सी कैन शुड बी इलेक्टेड, ठीक है, बट बी भी बहुत अच्छा है,
ठीक है, सी ने थोड़ा अच्छा काम किया है बी से, बट येस बी भी अच्छा है। थर्ड प्रेफरेंस अगर मुझे बोला जाए, मतलब ए और डी में से अगर मुझे चूज़ करना है तो आई विल चूज़ डी, एंड देन लास्ट प्रेफरेंस ऑब्वियसली ए को जाएगा। ये होगी मेरी लिस्ट। वैसे ही सिमिलरली किसी और की लिस्ट अलग होगी। फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्रेफरेंस में देयर विल बी सी नहीं, अभी हम बी दे देंगे, सी बी और ए, ठीक है, ऐसे कुछ। तो अभी क्या किया जाता है यहाँ पे इलेक्शंस के टाइम पे, इन द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यहाँ पे क्या किया जाता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दिया है वो देखते हैं, सी को। तो मतलब सी को एक वोट मिल गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर दूसरी लिस्ट देखिए तो बी को एक वोट मिल गया, ठीक है। अभी सबकी ये जो लिस्ट है वो चेक की जाती है किसको कितने ज़्यादा मिले हैं, ठीक है। तो अभी समझो सी को मिले हैं 40, बी को भी 40 प्रेफरेंसेस मिले हैं, इनको मिले हैं 30, इनको इसको मिला है 20, इसको मिला है 25 प्रेफरेंसेस के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी इनको इतने मिले हैं, यहाँ पे बी और सी तो एक साथ आ गया, ठीक है। अभी कैसे करेंगे, वापस तो करेंगे नहीं इनको, तो अभी क्या करेंगे, दे विल सी कि कोटा, दे विल सी हाउ मच इज द कोटा बीइंग फिल्ड बाय द कंटेस्टर, ठीक है, उसको कितना वैल्यू आ रहा है उस वोट का, ठीक है। अभी ये कोटा जो होता है दिस इज फिक्स्ड, इसका फॉर्मूला फिक्स्ड होता है, ओके। सो व्हाट इज द मिनिमम कोटा ऑफ वोट्स दैट ईच पर्सन शुड रिसीव, मिनिमम कोटा ऑफ वोट्स, इसका फॉर्मूला ऑलरेडी है हमारे पास कि कितना मिनिमम उसको मिलना चाहिए वोट, ताकि वो बोल सके हम उसको कि वो इलेक्टेड है, ठीक है। सो इन दिस एवरी स्टेट हैज़ अ फिक्स्ड कोटा ऑफ सीट्स फॉर राज्यसभा, वो एमएलए जाके चूज करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, टोटल वोट्स कितने पोल्ड होंगे, ठीक है, ये तो पता है हमें टोटल वोट्स कितने पोल होंगे, ठीक है, क्योंकि फिक्स नंबर ऑफ एमएलएज रहते हैं, एमएलएज तो हमें पता है कितना है हर एक स्टेट में, ठीक है। दिस प्लस कितने डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मतलब कौन, जो कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शंस, ठीक है, उनको बोलेंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स प्लस 1, ठीक है, उससे एक ज़्यादा मिलना चाहिए। नाउ दिस होल इक्वेशन इज गिवन द एडिशन ऑफ 1 प्लस 1, ठीक है। अगर इतना एक को मिल जाए देन ही इज बीइंग इलेक्टेड, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, ये अपने दिमाग में रखो ही, ठीक है। वी विल सी थ्रू दिस एग्जाम्पल एंड देन इसके बाद वापस आएंगे इस पर। यस, सो total number of votes polled, this is the minimum quota of votes that the member should receive, ठीक है, to win the elections. So अभी let's take example जो आपके NCERT में example दिया है, which is of not राज्यसभा, it is of राजस्थान, ठीक है, राजस्थान का दिया है। अभी हर एक स्टेट से कितने सीट्स होंगे, दैट इज फिक्स्ड, द अमाउंट ऑफ सीट्स इज फिक्स्ड। सो राजस्थान हैज़ 4 सीट्स, ठीक है, एन एग्जाम्पल कि राजस्थान हैज़ 4 सीट्स, ठीक है, जैसे हमने देखा, ठीक है, 4 सीट्स है। तो अभी उसको, उस रिप्रेजेंटेटिव को जीतने के लिए कितने लगेंगे, एक मिनिमम कोटा ऑफ वोट्स लगेगा, तो ही उसको बोलेंगे कि वो जीत गया, ठीक है। तो अभी इट इज़ 40 और इट इज़ 50 या उसको 60 मिलने चाहिए, ठीक है, दैट वी हैव टू सी कि हाउ मेनी वोट्स ही शुड गेट टू विन दैट इलेक्शन, ओके। सो मिनिमम कोटा इज अभी यहाँ पे 4 है, ठीक है, 4 है द नंबर ऑफ सीट्स दैट शुड बी इलेक्टेड। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स, टोटल वोट्स पोल्ड मतलब कितने वोट्स दिए गए हैं। अभी राजस्थान के एमएलएज कितने हैं, फॉर एग्जाम्पल द एमएलएज आर 200, ओके। सो एमएलएज आर गोइंग टू इलेक्ट, ये हो गया इनडायरेक्ट, समझ में आ रहा है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। एमएलएज को किसने चूज किया, किसने इलेक्ट किया, हमने।
अभी एमएलए जाके राज्यसभा मेंबर्स को इलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर 200, मतलब यहीं पे ये जो फॉर्मूला है वो हम लगाएंगे कि मिनिमम कोटा कितना चाहिए इनको, दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर पोल, टोटल वोट्स पोल्ड विच इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं, 4, ठीक है। 4 कैंडिडेट्स है, 4 सीट्स है, ठीक है, प्लस 1, और इसको पूरा हम ऐड करेंगे विथ 1। सो मतलब 200 डिवाइडेड बाय 5, हाउ मच इज 200 डिवाइडेड बाय 5, इट्स 40 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 41। मतलब द मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स, मिनिमम कोटा ऑफ वोट्स दैट अ रिप्रेजेंटेटिव शुड गेट टू विन इज 41। तो अभी यहाँ पे मिले कितने हैं, 40 मिले हैं, ठीक है, दोनों को 40 मिले हैं। कौन जीता इसमें से, जब तक मिनिमम कोटा नहीं मिल जाता है तब तक ही इज नॉट इलेक्टेड, डिक्लेयर्ड एज विन। तो अभी क्या करेंगे, अभी सबसे कम किसको मिले हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे 20 था राइट, ए को, ठीक है, सबसे कम ए को प्रेफरेंसेस मिले हैं, मतलब ए को हमने निकाल ही दिया इलेक्शन के प्रोसेस में से, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगी कि जिन जिन वोटर्स का, मतलब मेरा, मेरे फ्रेंड का, मतलब जो भी एमएलएस है उनका, जिनका जिनका सेकंड प्रेफरेंस, ओके, सेकंड प्रेफरेंस बी या फिर सी होगा वो काउंट किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि सबके फर्स्ट प्रेफरेंस काउंट हो गए, ठीक है। फर्स्ट कौन कौन थे उसके हिसाब से उनको वोट्स मिल गए। अभी ऐसा हो गया है तो अभी क्या करेंगे, अभी हम सेकंड प्रेफरेंस काउंट करेंगे। तो सेकंड प्रेफरेंस जिसका बी होगा, सी होगा, डी होगा, उस हिसाब से उसको और एक एडिशन में वोट्स मिलेंगे, ठीक है। देन द नंबर्स विल इंक्रीज। जब तक मिनिमम कोटा नहीं मिल जाता है सबको तब तक ये प्रोसीजर चलता रहता है। अगर समझो, अभी मैंने ये 40 लिख दिया इसलिए, अगर समझो कि 10, 20, 25, 25 ऐसे कुछ तो वोट्स आते हैं ABCD को, ठीक है, तो फिर वो सेकेंड राउंड लेते हैं इलेक्शंस का, देखते हैं कि सेकेंड प्रेफरेंस में किस किस को कैसे वोट्स मिले, ठीक है। तब भी जाकर अगर समझो ये तो 10 निकल गया, समझो इसको मिलते हैं 32 वोट्स, इसको मिलते हैं 35 वोट्स, इसको मिल जाते हैं 30 वोट्स फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो भी अभी तक मिनिमम कोटा नहीं हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे, थर्ड प्रेफरेंस देखेंगे, थर्ड प्रेफरेंस किसको कितना मिला है, ठीक है, उस हिसाब से वापस इंक्रीज होगा ये वोट। ये तब तक चलेगा जब तक मिनिमम कोटा ऑफ वोट नहीं मिल जाता, और मिनिमम कोटा ऑफ वोट्स इज 41। तो जब तक ये पार नहीं होता तब तक दैट पर्सन इज नॉट डिक्लेयर इलेक्टेड। जब ये पार हो जाए तो दैट पर्सन इज इलेक्टेड एंड ही विन्स, ठीक है। अभी इसमें क्या देखा हमने, इसमें सिर्फ डायरेक्ट विन नहीं देखा है, राइट, डायरेक्ट विन नहीं देखी। जैसे हमने फर्स्ट पास द पोस्ट में देखा था कि थोड़े ज़्यादा नंबर्स आ गए, ठीक है, वोट्स मिल गए तो वो जीत गया। यहाँ पे जब तक उसको मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, डू यू सी, मेजॉरिटी फ्रॉम द 200 MLAs, प्रेफरेंस के हिसाब से मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, तब तक दैट पर्सन वुड नॉट बी इलेक्टेड। उसको एक मिनिमम कोटा ऑफ वोट्स चाहिए तो ही वो जीतेगा। सो जिसको सबसे लास्ट प्रेफरेंस मिला है, सबसे कम प्रेफरेंस है, वो इंसान नहीं जीतेगा, करेक्ट। बट जिसको फर्स्ट सेकेंड प्रेफरेंस है, जिसको ज़्यादा चॉइस है, हैज़ रिसीव द चॉइस ऑफ पीपल, दैट पर्सन विल बी इलेक्टेड, ठीक है। सो यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में द पार्टी, जो पार्टी है उसको सीट्स उस प्रपोर्शन में मिलते हैं जितने प्रपोर्शन में उसको वोट्स मिले हैं, ठीक है। दैट इज वाई इट इज नोन एज प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। उस प्रपोर्शन के हिसाब से सीट्स मिलते हैं हर एक पार्टी को, ओके, दैट इज नोन एज द प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जो हमारे यहाँ पे यूज किया जाता है इन द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा इज द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। This system which is a part of proportional representation, which is a type of proportional representation, is used in the elections of Rajya Sabha with the minimum quota of votes fixed according to the total number of votes polled. MLAs की जितने वोट्स है हर एक स्टेट में से उसके ऊपर डिवाइड करके नंबर ऑफ कैंडिडेट्स प्लस 1, द होल थिंग प्लस 1। जब तक इतने नहीं मिलते तब तक वो जीतता नहीं है। क्लियर, ठीक है। सो जितना डिफ़िकल्ट है ये प्रोसेस समझाने के लिए, उतना ही डिफ़िकल्ट है ये चीज़ समझने के लिए।
ओके अगर मुझे और आपको बीइंग एजुकेटेड अगर ये समझ में इतना डिफिकल्ट आ रहा है तो समझो कि टू एवरी वन टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस, फॉर एवरी वन इन इंडिया टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस, ऊपर से ये भरना, उसको काउंट करना, उसको फिर जस्टिफाई करना इज सच अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस। तो ये प्रोसेस इतनी डिफ़िकल्ट है इसलिए जो लार्जर प्रपोर्शन में जो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं हमारे यहाँ पे, जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, वहाँ पे ईजी तरीका यूज़ किया जाता है विच इज़ दी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम दिस इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो दो हम बोलते हैं कि फर्स्ट पास पोस्ट द सिस्टम में मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स नहीं मिलते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स पे जीता जाता है इलेक्शन। बट बिकॉज दिस इज सिंपल, बिकॉज दिस इज ईजियर प्रोसीजर दैट एवरी वन कैन अंडरस्टैंड, इसलिए हम FPTP जो है दिस फर्स्ट पास द पोस्ट, फर्स्ट पास द पोस्ट मतलब कुछ नहीं, देखो पहले ये देखो कि किसको ज़्यादा वोट्स मिले हैं, वोट्स मिल गए ज़्यादा, उसको तुरंत पास कर लो उस जो पोस्ट है वो, और ख़त्म कर दो मैटर। दैट इज़ नोन एज द फर्स्ट पास द पोस्ट। ईजी इनफ, ठीक है, ये ईजी है इसलिए यूज़ किया जाता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा टफ है, समझाने में डिफ़िकल्टी है, इसलिए बहुत कम यूज़ किया जाता है। वी यूज़ फर्स्ट पास द पोस्ट फॉर ऑल द डायरेक्ट इलेक्शंस दैट वी टेक। क्लियर? I hope it is clear. Okay, yes. So हम क्या करेंगे अभी, ये तो हमने देख लिया कि FPTP क्या है और proportional representation क्या है. We will just see the comparison between the FPTP and the proportional representation. I hope this is visible for you all. I think yes, it is visible. Yes, it is. Okay. ओके ठीक है, विजिबल है। अगर नहीं विजिबल तो आपके NCERT के बुक में, होल्ड ऑन, आई थिंक दिया है NCERT के बुक में ये डिफरेंशिएशन। यस, द कंपैरिजन इज गिवन इन दी NCERT बुक इटसेल्फ, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो इसके साथ। जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप एक साथ ही पढ़ सकते हो, ठीक है। इवन वन मोर थिंग आई वांटेड टू टेल यू इज़ कि ये जो कार्टून्स देते हैं, ठीक है, वहाँ पे कार्टून्स हैं बहुत सारे, तो दोज कार्टून्स यू कैन प्रेफर, ओके। सो कार्टून्स को देख के थोड़ा सा और समझ में आता है कि व्हाट इज़ द एक्चुअल थिंग दैट गोज ऑन इन दिस इलेक्शन थिंग, ठीक है। सो यू कैन जस्ट प्रेफर टू दोज कार्टून्स एज वेल, ठीक है। तो लेट्स रीड दिस, टेक द हाईलाइटर, ठीक है। तो ये है FPTP, ये है proportional representation, okay. Let's see what is the difference, what is the comparison. Okay, so FPTP is the country is divided into small geographical units called constituencies. हमने देखा constituencies और districts के हिसाब से उसको डिवाइड किया जाता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या है, लार्ज जोग्राफिकल एरियाज आर डिमांडेड। जैसे मैंने बोला कि महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, इनमें और छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगे, उसको हम FPTP में यूज़ करते हैं। वेयरएज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हमने राजस्थान ही देखा डायरेक्टली, तो एज अ होल स्टेट इट इज़ अ लार्जर एरिया एज कम्पेयर टू दी FPTP प्रोसेस, right? So large geographical areas are demarcated as constituencies and the entire country may be, मतलब पूरे कंट्री को भी हो सकता है। तो there are many countries जहाँ पे proportional representation यूज़ होता है, Israel, Netherlands are the examples given in NCERT. So वहाँ पे the whole country is considered as one single constituency, ठीक है। Next, every constituency elects one representative. हर एक constituency में से एक representative को elect किया जाएगा। यहाँ पे कैसा है, more than one representative may be elected from one constituencies, right? more than one हो सकता है, elect कर सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या है, वोटर वोट्स फॉर अ कैंडिडेट, मैं एक कैंडिडेट के हिसाब से वोट करती हूँ। इन द प्रोपोर्शनल वोटर वोट्स फॉर द पार्टी, ठीक है, वो पार्टी का रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे होना चाहिए, इसलिए वो पार्टी के हिसाब से वोट देता है। नेक्स्ट,
अ पार्टी मे गेट मोर सीट्स देन वोट्स इन द लेजिस्लेचर। एक पार्टी को वोट्स कम मिल सकते हैं, मतलब यू अंडरस्टैंडिंग कि हमने देखा था कि कैसे उसको 37 36 मिले, वोट्स कम है बट ज़्यादा सीट्स मिल सकते हैं इन द लेजिस्लेचर। एवरी पार्टी गेट्स सीट्स इन द लेजिस्लेचर इन प्रपोर्शन, जितने वोट्स मिले हैं उस हिसाब से उसको सीट्स मिलता है, ठीक है। सो प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में वोट्स के हिसाब से मिलता है। यहाँ पे द सीट्स कैन बी मोर नॉट अकॉर्डिंग टू द वोट्स, ओके। कैंडिडेट हु विन्स द इलेक्शन may not get majority, that we have seen कि more number of votes we need, not the majority, यहाँ पे majority लगती है। Example is UK, India and your example is Israel and Netherlands, yes, ठीक है। अभी ये UK, India because हमने जो first session में हमारे देखा था कि borrowed features, so the borrowed features, one of the important borrowed feature of the country, that is the FPTP, is taken from ब्रिटिशर्स से लिया है हमने। देयर फोर एग्जाम्पल इज यूके में भी ये FPTP जो है वो यूज होता है, ओके। अंडरस्टैंडिंग, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ओके। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट। हाँ, वाई इंडिया चूज FPTP, ये हमने देखा है कि ईजी, सिंपल, अंडरस्टैंडेबल, to our population, ठीक है। अभी there have been number of suggestions, number of committees that have sat together and then they are discussing upon कि नहीं थोड़ा changes होने चाहिए and proportional representation should be brought into election process on a larger scale, but of course there are limitations to this process, इसलिए it is not possible as of now, but शायद in the long run शायद ये हो सकता है कि हम proportional representation या there would be a different form of election that would come, वो हम इम्बाइब कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ FPTP इज द सोल्यूशन फॉर अ इलेक्शन थिंग, ओके, यस। अब है रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। रिजर्वेशन होता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। व्हाट इज दिस रिजर्वेशन इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज? अभी रिजर्वेशन क्यों होता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, क्या ज़रूरत है रिजर्वेशन की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, ठीक है। तो ये अभी की बात नहीं है, तो पहले से है कि रिजर्वेशन चल रहा है, जैसे ड्यूरिंग द ब्रिटिशर्स टाइम्स एज वेल। ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट के द्वारा सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए थे। सेपरेट इलेक्टोरेट्स मतलब कि ये आपके जो कैंडिडेट्स है उसको वोट भी एक सर्टेन कम्युनिटी ही करेगी, ठीक है। इस हिसाब से यू डोंट नीड टू गो इन सो मच डीप इनटू दिस, बट येस ऐसे दिया था, ठीक है। अभी दो हम देखते हैं कि हम फर्स्ट पास FPTP या फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं। दिस इज़ फॉर द बेटरमेंट कि सब लोग आके वोट करें, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, राइट। बट देर आर सम ग्रुप्स, सम कम्युनिटीज़, सम पीपल, सम अमाउंट ऑफ पीपल जिनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है, ठीक है। वो इतने कम होते हैं, ठीक है, कि समझो फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिया कि 100 वोटर्स है हमारे यहाँ पे, A, B और C कंटेस्ट कर रहे इलेक्शंस, ठीक है। A एक कम्युनिटी से है जिसके मेंबर्स है 60, ठीक है। एक ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है जिसके 100 में से 60 लोग उसी कम्युनिटी से है। B एक ऐसी कम्युनिटी से है जिसके मेंबर्स है 30, ठीक है। और C एक ऐसे कम्युनिटी से बिलोंग करता है जिसके मेंबर्स सिर्फ 10 लोग हैं, 100 में से 10 लोग उसी कम्युनिटी से है, ठीक है। तो अभी ऑब्वियस सी बात है कि ये जो 60 वोट्स है ये सब लोग नहीं, बट एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ देम विल वोट टू A, ठीक है। बाकी जो लोग हैं वो सोचेंगे नहीं कि B बहुत अच्छा काम करता है, देखा है, थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग लगाएंगे यहाँ पे और वो लोग B को वोट देंगे, तो समझो कि यहाँ पे उसको आ गए 35 वोट्स, ठीक है। बट ये जो लोग हैं ये सब इनको ही वोट दे रहे,
ठीक है, एंड कुछ लोग 15 वोट्स आर बीइंग पोल्ड टू सी। तो ऑब्वियस सी बात है कि सी जो है उसका जीतना इज़ इम्पॉसिबल। ओके, तो वो कंटेस्ट ही नहीं करेगा इलेक्शन, उसको पता है कि मेरे इतने ही लोग हैं, मुझे तो कोई वोट देगा ही नहीं, राइट। सो दीज पीपल आर नॉट बीइंग रिप्रेजेंटेड, उनका रिप्रेजेंटेशन कभी हो ही नहीं सकता सेंटर में, उनका कोई इंसान जाके रिप्रेजेंट करेगा ही नहीं सेंटर में, राइट, ना ही किसी ना स्टेट लेवल में कर सकता है, राइट। सो दिस ऐसा ना हो, हर एक कम्युनिटी को, हर एक डाइवर्स ग्रुप को अपना रिप्रेजेंटेशन मिले, उस चीज़ के लिए होता है रिजर्वेशन। दिस रिजर्वेशन is given to the scheduled caste and the scheduled tribes and the other backward classes. ठीक है, समझ में आ रहा है? Also in some elections women को भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। फिलहाल तो लोकसभा के इसमें नहीं है विमेन को रिजर्वेशन, बट येस इट इज़ बीइंग अगेन पुल्ड अप बाय लॉट ऑफ कमिटीज़ एंड लॉट ऑफ इंटेलेक्चुअल कि वहाँ पे भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, राइट। अगर आपने ग्राम सभा पंचायत में आपको पता होगा कि वहाँ पे एटलीस्ट 1/3 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन इज़ रिजर्व फॉर विमेन, मतलब विमेन सीट्स ही है वहाँ पे। अगर कोई चुन के आएगा तो एक विमेन ही आएगी, उतने सीट्स विमेन को जाने ही चाहिए, ये कंपलसरी रहता है, नहीं तो वो सीट खाली रहेगी, नहीं तो वापस इलेक्शन हो सकता है वहाँ पे जब तक विमेन इज़ नॉट इलेक्टेड फ्रॉम दैट सीट। तो उस सीट में इलेक्ट मतलब कंटेस्ट करने के लिए भी विमेन ही होने चाहिए। दैट इज़ द काइंड ऑफ रिजर्वेशन दैट दे आर सेइंग। तो ये होता है इन द शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स में भी, ठीक है। तो यहाँ पे रिजर्वेशन देते हैं, क्यों? क्योंकि हर एक कम्युनिटी को, हर एक सेक्टर ऑफ सोशल सेक्टर ऑफ पीपल को उनका रिप्रेजेंटेशन चूज़ करने का मौका मिलना चाहिए, ताकि देयर प्रॉब्लम्स, ऑफ कोर्स उनके प्रॉब्लम्स उनकी कम्युनिटी जानेगी ना, हमें थोड़ी पता रहते हैं इंटरनल प्रॉब्लम्स क्या रहते हैं, बिकॉज वी आर नेवर फेसिंग दैट प्रॉब्लम्स। ये जो चीज़ें हैं जैसे कि अनटचेबिलिटी हो गया, उनका रिप्रेजेंटेशन कम, उनको कुछ वोट्स नहीं, उनको कुछ राइट्स नहीं दिए जाते हैं, राइट। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर नॉट हैपनिंग अभी या फिर 10 साल पहले, ये हो रहा है ब्रिटिशर्स के पहले से, ठीक है। इवन ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस दीज थिंग्स यूज टू हैपन, ठीक है। अनटचेबिलिटी, देन द लोअर कास्ट यूज टू गेट नो रिप्रेजेंटेशन, उनकी कोई बात ना सुनता था, ना उनको वोट देने की अनुमति थी, ना विमेन को वोट्स देने की अनुमति थी। ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर नॉट देयर, दे वर नॉट एट ऑल रिप्रेजेंटेटेड। वो कंट्री का हिस्सा सिर्फ एज अ पॉपुलेशन कंसिडर किया जाता था, नॉट एज अ पार्टिसिपेंट ऑफ द कंट्री, राइट। उनको उतना वो हक ही नहीं था। बट कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स न्यू कि हमें इसमें डिफरेंस लाना है, वी हैव टू मेक अ डिफरेंस इन इट, एंड सो द रिजर्वेशन वॉज टेकन प्लेस, कि पहले से उन्होंने बोला कि नहीं, रिजर्वेशन इज़ नेसेसरी, ओके। रिजर्वेशन होना चाहिए, तभी जाके रिप्रेजेंटेशन लीगल होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑनेस्ट होगा, ठीक है। नहीं तो रिप्रेजेंटेशन वापस देयर विल बी एक एलाइट क्लास होगा, हायर क्लास होगा, उसको ही हमेशा रिप्रेजेंट करते जाएंगे। वो जो लोअर क्लास में है, जो डिप्राइव्ड है, ठीक है, उनको कभी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा ही नहीं, एंड देयरफॉर द रिजर्वेशन वाज डन, ओके। तो दिस इज ऑलरेडी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी रिजर्वेशन दिया है, तो अभी रिजर्वेशन कौन देगा, कैसे देगा, किस प्रकार से देगा, ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑल्सो कम इन टू कंसिडरेशन। तो दिस रिजर्वेशन इज गिवन बाय द, कितना देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, कहाँ पे कितना रिजर्वेशन होना चाहिए, ये सब कुछ देता है डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन, ओके। दिस डिलिमिटेशन, अभी कमीशन मतलब क्या, कमिटी, कमीशन, ये बहुत सुनोगे आप लोग, इसलिए मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि क्या होता है। कमीशन मतलब देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल विच इज़ अपॉइंटेड, ठीक है, 10-15 लोग को। मतलब अगर समझो कि आपका कॉलेज ले लो, ठीक है, कॉलेज में कुछ फेस्टिवल होने वाला है, फेस्ट होने वाला है, एक प्रोग्राम, एनुअल डे होने वाला है, ठीक है। तो उस एनुअल डे कैसे होना चाहिए, वहाँ पे क्या कौन कौन से प्रोग्राम्स होने चाहिए, कौन कौन आएगा, गेस्ट कौन होगा, कैसे प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कौन कौन से प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कितने होंगे, ये सारी जो चीज़ें हैं, डेकोरेशन का कौन देखेगा,
ऑल ऑफ दीज लिटिल लिटिल थिंग्स, ये सब कुछ कौन देखेगा, कैसे देखा है, इसलिए एक कमेटी बिठाई जाती है, ठीक है, कमेटी बनाई जाती है। तो ये कमेटी मतलब क्या, एक ग्रुप बनाया जाता है जिसमें सारे लीडर्स को लिया जाता है, लीडर्स को यानी पीपल हु कैन यू नो थिंक इन दैट वे, ओके, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं या फिर हु कैन मैनेज थिंग्स, हु आर गुड इन दीज थिंग्स, उनको बिठाया जाता है एक साथ, उनको बोला जाता है कि आप अपने हिसाब से रोल्स बांट लो, ठीक है, या फिर रोल्स उनको दे दिए जाते हैं और बोलते हैं कि इस हिसाब से यू हैव टू मेक श्योर कि जो एनुअल डे हो रहा है आपके कॉलेज में या स्कूल में, यू हैव टू मेक इट स्मूथ, ओके, अच्छे से करना है। सो दिस इज़ व्हाट अ कमिटी इज़। उनको एक टास्क दिया जाता है, वो कमेटी को वो टास्क पूरा करना है बाय हुक और क्रुक। वैसे ही दिस कमीशन या फिर कमेटी बोल सकते हो आप, तो दिस कमेटी हैज़ द रोल, हैज़ अ ड्यूटी, एंड हैज़ सर्टेन पावर्स ऑल्सो। तो ये डीलिमिटेशन कमीशन को यही देखना रहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, ये वो डीमार्केट करता है कि ये जो स्टेट है उसमें कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगे, कौन से पॉपुलेशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूटीज होंगे, कैसे पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे हम, यहाँ पे रिजर्वेशन किस किस को होना चाहिए, यहाँ पे शेड्यूल कास्ट ज़्यादा है, यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स ज़्यादा है, तो रिजर्व उस हिसाब से उसको रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। दिस इज़ डन बाय द डिलिमिटेशन कमीशन। अब ये डिलिमिटेशन कमीशन जो है ये इंडिया का कमीशन रहता है। सो दिस इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं कि ठीक है आप डिलिमिटेशन कमीशन में रहोगे विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ कोर्स, ठीक है। तो वो उनको सजेस्ट करते हैं और इस हिसाब से डिलिमिटेशन कमीशन बनता है और वो बताता है कि कैसे रिजर्वेशन, कैसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनेंगे, ओके, ठीक है। तो अभी ये अकेले काम नहीं करता है, इसके साथ काम करता है ECI, ECI. So this ECI, one second, ECI क्या है? ECI is nothing but the Election Commission of India. Again commission, इसलिए मैंने बोला कि कमीशन बता देती हूँ मैं क्या है। कमीशन मतलब ग्रुप, ठीक है, easy to remember what is commission, it is nothing but a group, ठीक है। तो डिलिमिटेशन कमीशन ECI के साथ मिलके पॉपुलेशन सेंसस देख के डिमार्केशन करता है, रिजर्वेशन करता है, एंड ECI मेक श्योर्स कि ये जो डिलिमिटेशन कमीशन ने जैसे डिमार्केशन किया है, जैसे रिजर्वेशन किया है, उसको हम अच्छे से देखें, उस हिसाब से बूथ्स, उस हिसाब से वोटर IDs, उस हिसाब से पोलिंग लिस्ट, ऑल ऑफ दिस इज प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जस्ट टू मेक श्योर कि जो भी इलेक्शंस हो रहे हैं इंडिया में दोज आर फ्री एंड फेयर। फ्री मतलब क्या, हर एक इंसान जाके वोट कर सकता है, ना कोई पैसे मांगेगा ना कुछ। फ्री होगा मतलब देयर इज अ उसमें कुछ देयर वुड बी नथिंग इलीगल, नथिंग वुड बी चार्ज ऑफ कि आपको वोट करना है, अगर आपको वोट करना है पहले 100 रुपये भरो यहाँ पे फिर जाके वोट करो। नो, देयर इज़ नो काइंड ऑफ मनी एवर एक्सपेक्टेड यू टू पे इन द होल प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। कभी पैसे नहीं मांगे जाते हैं। देन सेकेंड थिंग इज़ फेयर। फेयर मतलब क्या, हर एक इंसान को एक ही वोट होगा। मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं मैं 2 वोट दूंगी ऐसा नहीं बोल सकते। मैं एक सेलिब्रिटी हूँ या फिर आई हैव वर्क, मैंने अभी बहुत बड़ी हिट मूवी दी है तो मेरे 5 वोट्स होंगे, आई कैन गिव 5 वोट्स, 5 उंगलियों पे वो इंक करवा दो, ठीक है, ऐसे नहीं होता है। एवरी पर्सन गेट्स 1 वोट, ठीक है। आप महाराजा हो या फिर आप इवन इफ यू आर अ बेगर ऑन द स्ट्रीट यू विल गेट 1 वोट, बट ऑफकोर्स आपका जो लिस्ट रहता है उसमें नाम होना चाहिए। नाम है इसलिए मैं 2 वोट दूंगा, नहीं, नथिंग शुड बी डन। एक है, एक को मिलेगा। फेयर क्यों? क्योंकि आई विल मेक श्योर कि ऐसे ही हो, ना कि मैं किसी को जाके बोलूँ कि नहीं तू ना उस पार्टी को जाके वोट किया है, तू इस इंसान को जाके वोट दे। नहीं, यू कैन टेक योर ओन डिसीजन, ठीक है। ये सब कुछ चीज़ें कैसे होगी, ठीक है, हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो देर इज़ अ committee, there is a group, there is a person who is given this responsibility which is known as the Election Commission of India for the purpose of free and fair elections. Got it? Okay, so we will see now what is this Election Commission of India. Free and fair elections are the essence of true democracy because स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सच्चे लोकतंत्र का ही सार है, क्योंकि there are so many number of people and
if we do this correct, then only we can say that democracy exists in India. अगर मैं फ्री और फेयर इलेक्शंस नहीं करूँगी तो देयर विल बी अ सेट ऑफ पीपल जो हमेशा चुन के आएंगे और वही हमेशा रूल करेंगे, और ये डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, ऑटोक्रेटिक रूल बन जाएगा. ठीक है, हम नहीं कर पाएंगे खुद को गवर्न. ओके, देयर विल बी अगेन एन एक्सटर्नल सोर्स जो बताएगा यही करना है और यही होगा. राइट, ठीक है. सो डेमोक्रेसी होने के लिए इलेक्शंस होते हैं, और इलेक्शंस फ्री और फेयर ही होने चाहिए. उसकी जो जिम्मेदारी होती है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लेता है. क्लियर? ओके, सो वी विल सी नाउ व्हाट इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया.